मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस क्या पढ़ रहे? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। इसमें आपका जो चैप्टर है भैया, उस चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। उसमें हम लोग बात करने वाले वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बच्चों, इसके लिए एक्चुअल में ये पूरी कहानी मैंने आपको अच्छी तरह से समझने की कोशिश तो की है, लेकिन स्पेशल सवाल आता है, इसलिए स्पेशल बातें करना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही हम लोग आज इस पे सबसे पहले वेव और पार्टिकल दोनों भी ड्यूअलिटी समझते हो ना, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैंने रेडिएशंस के ऊपर आपको बताया था कि रेडिएशंस, सबसे पहले जो रेडिएशंस आती थी सन से या कहीं से भी, उसको सबसे पहले लोग मानते थे क्या? वेव। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट द्वारा हम लोगों को यह समझ में आया कि रेडिएशन में तो पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल। जो हमने पढ़ा है फोटॉन्स के बारे में। तो ये फोटॉन्स क्या होते हैं, इसके पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री जान लेंगे, जो कि मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान मैंने सभी कहानी फोटॉन्स के बारे में बता दी थी। करेक्ट है? तो भी मैं आप लोगों को फोटॉन्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं, और ऑलरेडी मैंने फोटॉन्स का सवाल ले चुका हूं, याद होगा तो। फोटॉन्स एक पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी है विच आर इमिट द सोर्स ऑफ लाइट, है ना। मतलब फोटॉन्स ये पैकेट के फॉर्म में आते हैं, पैकेट के फॉर्म में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नल होता है, पानी का नल, नल में से पानी आ रहा है, कंटिन्यूअस पानी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा उसको टॉर्क कर दूं, टॉर्क मतलब घुमा दूं, तो बूंद बूंद पानी आते हैं, तो ये पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। वैसे ये फोटॉन्स हमारे पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आते हैं। ये होती है एनर्जी या मोमेंटम हो सकता है, उसको ये भी बोल सकते हैं, पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी विच आर इमिट द सोर्स ऑफ लाइट। भैया इसके पास होती है एनर्जी, मतलब होता है मोमेंटम, एनर्जी या मोमेंटम। जो एनर्जी होती है फोटॉन्स के पास, मैंने लिख के दिया था E इज इक्वल टू एच न्यू। याद आ रहा है कुछ? आ रहेगा भैया? E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, और H इज द, एक नाम के साइंटिस्ट है, उनका नाम था प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी लिख के दी थी मैंने 6.626 लिखी है। मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख के दे रहा हूं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। ये कोई वैल्यू फिक्स अभी तक नहीं हुई भैया, एक बात बहुत इंपॉर्टेंस है, चालू है, सर्चिंग चालू है अभी भी इसके ऊपर, ठीक है। और न्यू इज जो है, ये है फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी है भैया? ये फोटॉन्स के पास जो फ्रीक्वेंसी लेके आता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी एनर्जी डिपेंड है। फोटॉन्स की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। और सर अच्छी बात है, चलो आगे समझा दो। तो ये जो फोटॉन्स है, इस फोटॉन्स में आपके पास कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि फोटॉन्स ये जो है, उसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी एनर्जी, और साथ में ये मोमेंटम लेके आता, क्योंकि पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है। क्योंकि भैया सब कुछ चीजें आपको देखना पड़ेगी पहले लेक्चर्स, नहीं तो भूल जाओगे सर क्या पढ़ा रहे हैं सर आज, क्योंकि इसके पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों को एक और पता होना चाहिए, ये जो फोटोन है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। मतलब अगर ये फोटॉन्स यहां पे है, या आपने चार्ज ले लिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करोगे, तो ये चार्ज मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, करेगा कि नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जैसे कि कोई चार्ज रखा यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, तो भैया हमने देखा था कि ये कुछ ना कुछ तो अपने स्पीड से मूव होता है, तो इसका पता है कि सर्कुलर पाथ में हमने पढ़ा था इसे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुका हूं, है ना। तो इसके ऊपर इफेक्ट होता है चार्ज के ऊपर, भले वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन भैया अगर कोई फोटॉन्स अगर जा रहा है ऐसे इस दिशा में, है ना, वेस्ट ईस्ट जा रहा है, ये वेस्ट इधर ईस्ट है भैया, ठीक है ना। तो अगर किसी ने कहा
कि सर अगर मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखता हूं, देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने वाली है ऐसे, देखो मैंने बहुत बार बोला भैया क्रॉस साइन होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और डॉट होता है आउटवर्ड या आउटसाइड, बोलो इनसाइड आउटसाइड वर्ड बोलने से है ना, इनसाइड या आउट साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझे, इनसाइड और आउटसाइड। अच्छी बात है, मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोग इस फोटोन के ऊपर यूज करोगे या अप्लाई करोगे तब वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है, जो अपनी दिशा में जाना चाहता है वही दिशा में उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली जारी रहती है। बात समझ में आ रही है? फोटॉन्स के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता नहीं, दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है भैया। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? कोई इसमें दुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर फोटॉन्स किसी चीज पे कोलाइड हो जाए या फोटॉन फोटॉन के ऊपर या किसी चीज पे कोलाइड हो जाए, ठीक है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने बोला था कि यह हमारा मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे हमने ये वेव्स आ रही है, ठीक है। इस वेव्स में क्या होता है भैया? फोटॉन्स। क्या होते हैं? फोटॉन्स। वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, डुअलिटी, है ना, फोटॉन्स होते हैं। तो ये फोटॉन जब यहां पे आके टकराते हैं, कोलिजन्स होता है, तब तक ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर करते हैं। किसमें? फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी ऑब्जर्व करता है। यार जो सही लगता है वही करो यार, आपकी मर्जी। नहीं तो सर आप अलग बोलते हो, कोई और अलग बोलता है, भैया कैसे भी खाओ पेट में जाना चाहिए, बस मतलब इससे रखो, है ना। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है, मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एक तो फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर होती है या मोमेंटम होता है ट्रांसफर, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन जैसी चीज है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन एनर्जी टू द अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर। फोटॉन की एनर्जी किसमें लिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्री है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बाहर इजेक्ट होने की कोशिश करता है, तो वहां पे वर्क फंक्शन में एनर्जी कन्वर्ट होती है। रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। फिर वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन दौड़ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, उसको करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दोबारा मैकेनिकल में फैन चालू करेंगे, मतलब ये कंजर्वेशन लॉ जैसे लॉ है भैया। तो ये जो है एनर्जी कंजर्व कर लेता है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया यहां पे, इंपॉर्टेंट बात, जब फोटॉन या किसी चीज पर कोलाइड होता है, एक तो गायब होता है या न्यू फोटॉन्स तैयार होता है। फोटॉन्स कभी भी कंजर्व होता नहीं है। ओए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फोटॉन में ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगी भैया। फोटॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलने जा रहा हूं। फोटॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है? फोटॉन इज नॉट कंजर्व। फोटॉन कंजर्व नहीं थी, एनर्जी कंजर्व होती है। देखो नंबर्स ऑफ जो फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कंजर्व। फोटॉन कभी कंजर्व होते नहीं। हाँ, एनर्जी एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। फोटॉन्स कभी भी कंजर्व होते नहीं है। बात समझ में आ रही है? फोटॉन कभी कंजर्व होते नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके बुक्स में से जो भी आपके बुक्स में हाईलाइट नहीं किए हो तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगी, ठीक है। फोटॉन्स कैन बी, एक तो ऑब्जर्व हो सकता है या न्यू क्रिएट हो सकता है। मतलब जैसे कि यहां पे आ रहा है, कोलिजन होगा या फोटॉन फोटॉन के ऊपर कोलिजन या कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोलिजन करता है, एक तो वो ऑब्जर्व होता है या न्यू फोटॉन्स तैयार होता है, लेकिन कंजर्व होता नहीं है। मतलब कंजर्वेशन लॉ यहां पे हम लोग लागू नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन जो होता है, रेस्ट मास ऑफ जो फोटॉन है भैया वो होता है 0, ठीक है। रेस्ट मास जो होता है वो होता है 0 अगर रेस्ट पे हो तो, ठीक है। और फोटॉन का मास यहां पे जो है वो फिक्स नहीं है। ओए कितनी बात सर, पहले बोले नंबर्स ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कंजर्व है। एक फोटॉन गया तो गायब भी हो सकता है, न्यू फोटॉन भी तैयार हो सकता है। तीसरी चीज, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन जो कह रहा हूं मैं, ये 0 भी हो सकता है और
फोटोन ऑलवेज मूव विद द, जो मूव होता है ना, फोटॉन्स लिख सकते हैं आप लोग, फोटॉन्स इज ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट। वाह वाह वाह, मतलब अरे लाइट ही तो फोटोन है भैया, जो लाइट आ रही है वही तो फोटोन है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड है मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। भैया यहां से चांद 3,84,000 आई थिंक इतना दूर है, मतलब 2.5 सेकंड में चांद पे जाके वापस आना, इतनी बढ़िया स्पीड है। इस स्पीड से हमारा फोटोन की स्पीड होती है, ये बात आपको करनी है, ठीक है। मास ऑफ द फोटोन ये डिफाइन नहीं किया गया है एक्चुअली, ये भी लिखना मुझे तो गलत लगता है। रेस्ट मास का फोटोन नेवर, मतलब फोटोन कभी भी रेस्ट पे नहीं होता है, सिंपल सी बात। ये वर्ड लिखना मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा, लेकिन लिखा है एक बुक्स में इसलिए लिख के दिया है, ठीक है। हमारा जो फोटोन है नेवर बी रेस्ट, और मूविंग मास जो स्पीड में मास होता है, क्योंकि वेरी होता है, जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे मास चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि लाइट के स्पीड में जब भी हमारा मास कोई भी मूवेबल हो, तब हमारा स्पीड उसकी चेंज होने से उसका मास भी चेंज होते रहता है, ये भी नोट डाउन करना है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अभी तक फोटोन के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में? फोटॉन्स के बारे में। चलो हम लोग बात करते हैं कि ये जो लिखा है वर्ड मैंने, एक बात समझ में आई कि फोटोन कंजर्व होते क्या? नहीं होते हैं। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0, हमेशा हमारा फोटोन जो होता है उसका मास कभी डिफाइन किया गया नहीं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैंने सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझा के दिया था, किसका? रेडिएशन। रेडिएशन मतलब भैया कौन? उसको लाइट भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। लाइट के बारे में मैंने कहा था आपको, लाइट पहले मानते थे कि वेव्स है, और ये किसने प्रूव किया था? एक तो इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन इसके एग्जांपल है भैया, जो लाइट सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भी पोलराइजेशन ये है, बस हो गया। और दूसरी बात, ये रेडिएशन जो लाइट है, ये लाइट है जो इस चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि यहां पे पार्टिकल के फॉर्म में, किसके? पार्टिकल, मतलब जैसे कि हमने फोटॉन्स के बारे में जो अभी पढ़ा है। मतलब क्या है सर? मतलब भैया इसके जो एग्जांपल ये है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम के प्रैक्टिकल ने करके दिखाया कि आपका जो भी लाइट है या रेडिएशन से, वो पार्टिकल का भी नेचर से, वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल। देखो वेव्स भी है और ये पार्टिकल, ये ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों बता रहा हूं मैं, इसका रीजन क्या है? और एक कॉम्पैक्ट इफेक्ट है आपकी बुक में जो दिया वाला है, वो भी आप लोग यहां पे बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब भैया इसकी जो ड्युअलिटी है वो वेव एज वेल एज अ पार्टिकल है। ऐसे हमने थ्योरेटिकली अभी तक जितने भी लेक्चर्स लिए वो वही तथ्य है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पार्टिकल का नेचर से, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज अ ड्युअलिटी ऑफ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, मतलब वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। पहले ऐसा माना जाता था, और ये 1905 से मेरे ख्याल से आइंस्टाइन जी, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आ गए और उन्होंने ये प्रूव करके हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है, और वही बुक्स में दिया है। थ्योरेटिकली पार्ट से आपको जरा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। उसके आगे पढ़ने वाले हम लोग, देखो कुछ सिलेबस को डिलीटेड पोर्शन में डाला, फोटो सेल, ठीक है, डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली उसका बहुत बेसिक नॉलेज है हमारे पास, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा क्योंकि सिलेबस को डिलीटेड पोर्शन में डाला गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ने वाले हम लोग डीप ऑर्गेलिस वेवलेंथ जो है उसके बारे में हाइपोथेसिस है, मतलब कोई प्रैक्टिकल किया गया नहीं लेकिन माना गया है कि ऐसा है। क्यों है उसका रीजन हम लोग बताने वाले, तो नोट डाउन करें, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। हम लोग डी बॉर्गलिस हाइपोथेसिस, मतलब कोई प्रैक्टिकली कोई बात बताई गई नहीं है उन्होंने, मतलब एक जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते करते पता होना चाहिए, आप लोग 12th में हो, 12th में होने के बाद 13वीं 14वीं 15वीं होती है, पता है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बाद में एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसके बाद में आप पेट नाम की एक एग्जाम दे सकते हो। और पेट नाम की एग्जाम देने के बाद भैया आप लोगों को पीएचडी
मतलब डॉक्टरेट मिलती है। डॉक्टर मतलब इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर नहीं होता, ये उस सब्जेक्ट का डॉक्टरेट, मतलब उस सब्जेक्ट में एक कोई भी एक टॉपिक लेके उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसको डॉक्टरेट अवार्ड किया जाता है ना, एक पदवी अवार्ड की जाती है। वैसे ये स्टूडेंट है, इन्होंने क्या किया पता है आप लोगों को? डायरेक्टली ऐसी एक बात कही, मतलब आपको पता है अगर आपकी थीसिस में कोई गलती हो दोबारा आपको वो काम करना पड़ता है। उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की, देखो इनको डीबोराय भी बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते, क्यों बोलते मुझे भी पता नहीं, डीबोराय या बॉर्गली, कुछ भी ऐसे प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके नाम में, है ना। डीबोराय, ऐसे बहुत सारे लोगों ने नाम सुनता है डीबोराय, मैं भी डीबोराय ही बोलता हूं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया, एक ऐसी थ्योरी बताई, ना कोई प्रूफ है ना कोई सबूत था, डायरेक्टली उन्होंने एक बता दिया। और किस बुलवत, मतलब किस बेसिस पे बताया पता है आपको? उन्होंने कहा है कि हमारी जो भी चीज है, इन्होंने बहुत बढ़िया बोला है कि एक जो इस चीज से सिमेट्री एग्जिस्टिंग इन, बस इस वर्ड को पकड़ा उन्होंने, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि नेचर में सिमेट्री है। अगर नेचर सिमेट्री है, इसके पहले क्या पढ़ा है हमने कि जो रेडिएशंस है वो वेव्स थी, और वेव्स को उन्होंने क्या कहा, पार्टिकल। वैसे मैटर एक वेव्स है। क्या क्या कहा भैया उन्होंने, देखो कि मैटर इज अ वेव है। उन्होंने ये बताया अगर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हो सकता है रेडिएशन में, तो मैटर भी एक वेव्स है। मतलब भैया उनका कहना था, है ना, डेबोराय का उनका कहना था कि आपका जो कैमरा से जो देख रहे हैं ना, या फोन जो देख रही है, आपका कंप्यूटर होगा, ये खुद एक वेव भी है, मैटर एक वेव भी है। उन्होंने प्रूफ करके नहीं दिखाया, लेकिन ऐसी बात कह दी। और उन्होंने ये थीसिस जाके डायरेक्टली अपने जो गाइडेंस थे उनके पास रखा। उन्होंने सोचा यार बंदे में तो गई तो दम है, कुछ ना कुछ तो कह रहा है, कुछ कहना चाहता है। उन्होंने आइंस्टाइन को मतलब बात बता दी कि ऐसे ऐसे। आइंस्टाइन ने कहा कि चलो दे दो इसको पीएचडी, कुछ ना कुछ दम है भैया में, प्रूफ नहीं है लेकिन है, इस वर्ड में बहुत दम है, कुछ वेटेज है इस वर्ड को। कि उन्होंने क्या कहा, मैटर इज अ वेव। क्यों कहा, उनको पूछा गया कि क्यों कहा आपने ऐसा, तो उन्होंने कहा है अगर सिमेट्री एग्जिस्ट इन नेचर है तो ये बात सही होगी। क्या, मैटर एक खुद वेव होगा। मतलब आप लोग, मैं, आप, या कोई भी दुनिया की जो चीज है मैटर, वो सभी की से भी एक वेव भी हो सकती, क्योंकि वेव अगर पार्टिकल है, ये किसने बताया भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया ना। तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारा नेचर सिमेट्री है, एग्जिस्ट करता है, तो 101% मैटर एक वेव होना बहुत जरूरी है और होगा। तो उसी के कारण आपको पता, इस बंदे को इसके कारण नोबेल प्राइज समझते हो ना, नोबेल प्राइज मिला है। और साथ में बाद में इस चीज को प्रूव करने में डिवीजन एंड जर्मन और एक जेपी थॉमसन, जे थॉमसन के लड़के थे वो, है ना। आपको इस बुक में इंडिंग में पढ़ने के लिए थ्योरी मिलेगी, ठीक है। उसमें दिया जे थॉमसन के बेटे जो है जेपी थॉमसन, उन्होंने भी उस प्रैक्टिकल को प्रूव करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है वो वेव का नेचर दिखाता है। उनको भी नोबेल प्राइज मिला भैया, मतलब उनको तो नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। मेरे ख्याल से 1937 में कुछ तो मिला है, ऐसे है। आपके बुक्स में दिया है, मैं ज्यादा थियोरेटिकली पढ़ाता नहीं हूं आप लोगों को, इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसमें दिया है आपको, आप लोगों को अगर पढ़नी ही है, हाँ दिया है, देखो 1929 में उनको मिला है। और डिवीजन और जर्मन उनको भी मिला है। उन्होंने कहा है कि 1937 में, आपके बुक्स में थियोरेटिकली पार्ट पढ़ो, इसमें पढ़ने जैसी कोई चीज नहीं है, रट्टा जैसी चीज है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये अगर नेचर सिमेट्री है भैया, तो मैटर एक खुद वेव है, बिल्कुल होना ही चाहिए। पहले लोग मान रहे नहीं थे, चलो कुछ अपोज भी हो रहा था, लेकिन उनको पीएचडी अवार्ड हो गई, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। बाद में डिवीजन एंड जर्मन या जेपी थॉमसन ने इस प्रैक्टिकल को प्रूव किया गया है। और जो थियोरेटिकली हमारे डीबोराय ने जो बताया था, ये हाइपोथेसिस समझते हो ना, मतलब एक मन गलत कहानी ऐसे बता दिया उन्होंने कि हो सकता है कि ऐसा है तो ऐसा है।
तो ये प्रूफ भी हुआ, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है, बाकी लोगों को जो जो जे थॉमसन के जो बेटे थे उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। तो चलो बच्चों हम लोग थोड़ा सा, उन्होंने कहा है कि यहां पे अगर आपकी एनर्जी है, ठीक है, तो यहां पे वेवलेंथ होगी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी होगी, सभी चीजों को पकड़ते हुए इसका जो मोमेंटम बताया गया है, मोमेंटम है E/c। ठीक है, ये कैसे आ गया तो मैंने पहले प्रूव करके दिया था, अगर आपको चाहते हो तो E=hν। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, तो E=mc²। बात समझ में आ रही है, E=mc², तो यहां पे mc E=hν/c, समझते हो? ओके, अच्छा, एनर्जी के फॉर्म में रखना है तो कोई टेंशन नहीं, वैसे भी रखेंगे हम लोग। अगर आप लोग चाहते हो इसका प्रूफ तो सिंपल सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सिंपल बताता हूं। चलो, E= हमारे पास mc² है भैया। हम लोग मोमेंटम किसको मानते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन इसमें मास इंटू c करेंगे, क्योंकि v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होती है। हम लोग फोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ द लाइट में से चलती है, इसलिए c लिख रहे हैं। तो E= मैं mc इंटू c लिख सकता हूं, क्योंकि ये मोमेंटम है। तो E=p लिख सकता हूं इसको, c, तो मुझे p निकालना है, तो E/c। बात समझ में आ रही है? मतलब इस फोटोन के पास मोमेंटम है और वो मोमेंटम है हमारे पास E/c, इतना मोमेंटम है। लेकिन हम जो फोटॉन्स मान रहे हैं ये मासलेस, बहुत ही छोटा मास होता है। कितना? बहुत ही छोटा होता है। तो हम लोग इसी इक्वेशन को E= एनर्जी कितनी होती है फोटॉन्स के पास? hν होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं hν/c। कोई शक है भैया? hν/c, E की वैल्यू, क्योंकि फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है इतनी। किसी ने कहा कि C= क्या लिख सकते हो, तो मैंने बोला ν λ। अरे भैया, रिलेशन बिटवीन द, हम लोगों ने साउंड नाम का चैप्टर 11 में पढ़ा होगा, V n λ। या हमने पेपर 1 में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पढ़ा था। V मतलब स्पीड ऑफ द लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एज इट इज। अच्छा, वैल्यू डाल सकता हूं मैं, hν, यहां पे ν λ, न्यू से न्यू मर गया तो h/λ। ये मोमेंटम इस फोटोन के पास है, या फोटॉन्स की वेवलेंथ कितनी है ये भी बता सकते हैं, h/p। किसी ने कहा है कि इस फोटोन की जो वेवलेंथ है ना, क्या, या कोई भी पार्टिकल की अगर वेवलेंथ निकालनी है तो निकाल सकता हूं, मतलब इस मैटर की वेवलेंथ निकाल सकता हूं। जो मैटर जा रहा है वो वेव के फॉर्म में है। अब क्या है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारी भी कुछ वेव्स होगी क्या, वेवलेंथ होगी क्या? वेव मतलब वेवलेंथ होगी क्या, और होगी तो कितनी होगी? हम वेव के फॉर्म में क्यों नहीं दिखते? क्या रीजन है? हम लोग माइक्रोस्कोप, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करके हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी वेव्स कितनी है। ठीक है ना, जो एग्जिस्ट होती है नेचर में, जो आप लोग सिमेट्रिक चाहते हो तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये थी। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी, देखो डिबोरा ये कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो, दुनिया का कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग में हो तो वो वेव एसोसिएट करता है। आई विल रिपीट, मटेरियल पार्टिकल मूविंग, अगर मूव होता है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो वो एसोसिएटेड विथ वेव, वेव के फॉर्म में एसोसिएट होता है। दुनिया में कोई भी ये मार्कर हो, जूम भाग रहा है तो वेव एसोसिएट करेगा, रेस्ट है तो नहीं। अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता हो, मैं हो, आप हो, कोई कार है, कोई ट्रक है बड़ा, रेलवे हो, प्लेन हो, कोई भी अगर चीज मूव करती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो वो वेव एसोसिएट करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग अभी वेवलेंथ तो निकाल दी है यहां पे, साथ साथ में हम लोग आपके सामने वैसे ही और एक फॉर्म में निकाल सकते हैं कि E=hν तो है आपके पास, ν हम लोग E/h भी डाल सकते हैं। सही है, कोई टेंशन है? ऑल इज वेल है? ओके, तो न्यू क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या होती है डाल देंगे। तो ν E होता है hν, नहीं, हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू, h तो है हमारे पास एज इट इज है, कोई टेंशन नहीं, मुझे लैम्बडा के फॉर्म में निकालनी है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, E=mc², आइंस्टाइन का इक्वेशन है भैया।
न्यू क्या है, अभी अभी मैंने लिखा था, याद होगा आपको कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। तो यहां पे डाल सकता हूं मैं C बाय लैम्बडा, ये mc स्क्वायर बाय h, सही है। यहां से C एक C मर गया, ओके सर। मुझे लैम्बडा निकालना है तो लैम्बडा इधर लाओ, ये h इधर आएगा और ये mc, ऐसे भी लिख सकता था मैं, लेकिन मुझे h बाय p लिखना है, सही है। सेम इक्वेशन ऐसा भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं, वेवलेंथ के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या आप लोगों को पार्टिकल की सी न डालते हुए यहां पे v भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। मतलब यहां पे जो ये फार्मूला, ये h बाई एम वी भी डाल सकता हूं, और इसी फार्मूले से हम लोग कोई पार्टिकल, मतलब जैसे मैं हूं, आप हूं, अगर किसी की वेवलेंथ निकालना है तो निकाल सकते हो इस फार्मूले के जोर से, इस फार्मूले के बेसिस से। कोई टेंशन है, लैम्बडा की वैल्यू मैंने डाल दी यहां पे, और उसी के हिसाब से हम लोग यहां पे वैल्यू निकाल रहे। चलो मैं काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के डाल के हुए कुछ इसके फार्मूले बनाने की कोशिश करता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई शक है भैया? हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको पता वैल्यू है। मुझे v की वैल्यू पुटअप करना है, इस इक्वेशन 1 बोलूंगा इसको, जो नाम देना दे दो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू भैया ये आएगा इधर टॉइस ऑफ एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक, डिवाइडेड बाय m, समझे? अरे 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय, तो v इज इक्वल टू द रूट ऑफ टॉइस, ये रूट में आने वाला है, ठीक है? बात समझ में आ रही? वैल्यू पुटअप कर दो मैं, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय m, v की वैल्यू मेरे पास टॉइस एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, के बेस में लिखना, डिवाइड बाय m। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय m। आप लोग इस m को अंदर लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, कैसे? इसका ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई मास का स्क्वायर, एक कैपिटल नहीं स्मॉल m है, और ये m से एक m मर गया, तो बचा है मेरे पास h डिवाइडेड बाय ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी। कोई शक है भैया? अगर काइनेटिक एनर्जी किसी की पता हो तो हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मास भी पता हो पार्टिकल का, किसी का भी पता रहा तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई द्विधा नहीं है, कोई शक नहीं है। बच्चों मैं आप लोगों को वेवलेंथ अगले इसमें डुअलिटी ऑफ मैटर, जो डुअलिटी ऑफ मैटर उसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेरी वेवलेंथ कितनी होती है, और छोटा एक इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लेंगे। आपके बुक्स में थोड़ा सा अलग दिया, मैं आपका जनरल दे दूंगा, चलते हंसते खेलते देने वाला हूं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में मिल सकता है, शायद मुझे लगता है लेक्चर लंबा चौड़ा होने के चांसेस है। बात समझ में आ रही है? ये होगी एनर्जी। लेकिन भैया अगर किसी ने कहा कि चलो मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में निकालनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी हो सकती है, तो मैंने बोला एक काम करते यार, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल 5 इलेक्ट्रॉन सॉरी वोल्ट इतना दी वाला 0 वोल्ट है, मैंने यहां पे चार्ज रखा तो ये चार्ज इस स्पीड से मूव होगा कि नहीं? मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, यहां पे वर्क हो रहा है, और वर्क होता है जो या चार्ज इनटू पोटेंशियल, या पोटेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए, वर्क अपॉन चार्ज, ऐसे भी बोलो इस चार्ज पे कितना पोटेंशियल है तो वर्क अपॉन चार्ज, क्योंकि वर्क हो रहा है, मूव हो रहा है, तो मैंने बोला यार पोटेंशियल तो फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज है, तो वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अच्छी बात है। और ये जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि मेरा जो चार्ज है मूव कर रहा है जूम पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। अरे अट्रैक्शन होता है, पता है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव निगेटिव को चार्जेस, उतना तो दिमाग चलाएंगे हम लोग भैया। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय ट्वाइस, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वर्क के फॉर्म में हो रही है, और ये Q है। मतलब ये भी फॉर्मूला सही है भैया, ये अदर कोई पार्टिकल हो तो, लेकिन किसी ने कहा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तब हम लोग ये फार्मूला मास ऑफ, कभी कभी बेस में ई भी लिख सकते हो, आपके बुक्स में दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं है, 1 मिनट नहीं दिया है, लेकिन लिखने का हक है भैया आपको। यहां पे इंडिविजुअली आपके बुक्स में नहीं दिया है, नोट डाउन करें कि ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, अब ये फार्मूला लिखो तो, या आपको कोई पॉजिटिव चार्ज भी लिखना है तो लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिखा होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे छोटा न्यूट्रॉन तो नहीं होता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना? लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं इसकी वैल्यूज लिखूंगा यहां पे, स्पेशली लिखने वाला हूं, ठीक है? तो लिख सकता हूं, फिलहाल में मुझे हक है उतना। इसकी वैल्यू मेरे पास Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी, और ये पोटेंशियल है, V इज द वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है भैया। ओ ऐसी बात है सर,
अब तक हम आ गए अपने एंड तक। हम लोग अभी कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी हो सकती है ये डिपेंड होगी पोटेंशियल पे, मैं प्रूव करके देने वाला हूं भैया। आप लोगों को एच की वैल्यू सबको पता होना चाहिए। ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहे हैं, कुछ लोग 6.26 लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी। अगर इतना ही प्रिकॉशंस करके लिखते होंगे आप लोग तो मैं सभी को इनवाइट करूंगा ऐसे बच्चों को, और बहुत ही बढ़िया कर रहे काम ये बोलूंगा। चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इसको ई भी लिख सकते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पोटेंशियल पता नहीं है, वैल्यू अगर पुटअप करोगे यहां पे 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड रूट ऑफ 2। चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, ये v इज द पोटेंशियल। अगर सबका कैलकुलेशन किया जाए, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है दुआओं में, ठीक है। तो लोग लिखते हैं 12.28 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, v इज द वोल्ट में होना चाहिए, और ये आंसर मिलेगा हमको एंगस्ट्रॉम यूनिट में। लेकिन आपके बुक्स में न्यू सिलेबस के हिसाब से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया गया है, सॉरी नैनो मीटर, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है। एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है 10⁻⁻10, समझे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, नैनोमीटर में लिखा है तो 1.228 डिवाइड बाय रूट ऑफ v, ये नैनोमीटर में अगर आप लोगों को वैल्यू लिखनी वेवलेंथ के तो लिख सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है। एक बात याद रखना, नैनोमीटर, नैनोमीटर समझते हो ना, एक नैनोमीटर मतलब कितना मीटर, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 10⁻⁻10 है, इसलिए पॉइंट एक्सेप्ट किया। और ये वोल्ट में वैल्यू रखना है, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, मिली वोल्ट, ऐसे वैल्यूज नहीं रखना भैया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आते होंगे ये कैलकुलेशंस मैंने कैसे किए, क्या किए, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, क्या रीजन है। तो ये जो है भैया, हम लोग अभी एग्जाम्पल लेके आप लोगों को मैटर वेव्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये खाली ये एक्चुअली क्यों पॉइंट दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बुक्स में देने की कोई जरूरत नहीं थी। वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर्स, ये आपके पास सामने पॉइंट दिया वाला है। एक्चुअली इसमें ही अगर वो इंक्लूड करते तो बहुत मजा आता था। क्यों, फार्मूला साथ में और साथ में ही कैलकुलेशंस कर सकते थे हम लोग। अब मुझे वहां पे फार्मूला नहीं है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दुआओं में। आपको ये एक फार्मूला याद रखना, एक ये रखना है, ये 2, ये 3 फार्मूले। कुछ लोग अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना, यहां पे कैलकुलेशन बेसिस पर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 ये रखो, कोई दोनों में से कोई भी रखो। इतने फार्मूले मैंने आज आपको वेवलेंथ निकालने के लिए पढ़ा रहा था मैं। ये कोई ऑदर, जैसे कि मैं हूं, मेरा मास है तो अलग रहेगा, है ना, अलग अलग मास के लिए अलग अलग चीजें तो देखेंगे हम लोग। या वेवलेंथ देखो, मास और वेलोसिटी, मैं वेवलेंथ निकालूंगा। जैसे कि मैंने कहा है आपको, मैटर इज अ वेव है, तो मैं वेव के फॉर्म में क्यों नहीं दिख रहा आप लोगों को, क्यों वेव तैयार नहीं हो रही है, क्या रीजंस है तो कितनी बड़ी है, छोटी है, सभी बातें हम लोगों को करनी है। लेकिन इस चीजों का आप लोगों को सबसे पहले यहां पे नोट डाउन करना है भैया। क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं एक अप्रोक्सीमेटली एक आंसर लेता हूं। अगर आप लोगों ने इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा, तो आपके बुक्स के हिसाब से एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने माना है कि मेरे पास जो v की पोटेंशियल दी वाला है 100 दी वाली, कैलकुलेशन इजी जाते, बाकी कुछ नहीं। 120 दिया है आपकी, इसमें मैंने 100 लिया है जानबूझकर, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपको पता है 1.228 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10⁻1। ये 10 ऊपर गए तो आपको पता है ये नैनोमीटर है, ध्यान रखना है। यूनिट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है भैया, यूनिट भूल जाओगे तो वाट लगेगी, मैं कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता उसमें फिर। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां पे 1.228 ये हो गया भैया 10⁻⁻1 नैनोमीटर। और शायद आप लोग इसको लिखने का तरीका ये भी कर सकते हैं 0.1228
नैनोमीटर लिखो, या कुछ लोग चाहेंगे कि हम सर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट के, लिख लो। अरे -9 10⁻², और ये -1, नैनो मतलब -9 होता है। दिखाई तो दे रहा भैया, तो मेरा पढ़ाना चालू है और आपको दिखाई ना दे, बहुत बुरा लगता है भैया मुझे ऐसे टाइम पे। बात समझ में आ रही मुझे कि आप लोग ऐसे भी ये वेवलेंथ मिल रही है आप लोगों का। आपके बुक्स में जो एक एग्जांपल दिया था वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल 120 वोल्ट फाइंड, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है मैंने लिया है यहां पे 100। कैलकुलेशन इजी है ना भैया, कौन करते बैठेगा बड़े बड़े, सिंपल सी बात है। 120 भी कर सकते थे, कुछ नहीं है। अरे 11 के पास रूट ऑफ 120 की वैल्यू क्या आएगी, 11 अप्रोक्सीमेटली। अरे अप्रोक्सीमेटली आपके बुक्स के हिसाब से भी चलो कर सकते यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिंदास करो। क्योंकि x121 का रूट होगा 11 होगा ना, तो इसको 11 अप्रोक्सीमेटली मान लो। हम लोग MHT CET नीट JEE वाले बच्चे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन को डरने वाले नहीं है। 120 दिखा तो 11 लेना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले सकते हो। तो हमारी जो भी वेवलेंथ है किसकी, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेट किया है हमारे एग्जांपल में, ये पोटेंशियल 5 वोल्ट है जैसे भी, या 120 वोल्ट बता रहे ना, अरे 0 है तो इलेक्ट्रॉन यहां से जूम ऐसा चला जाएगा जूम, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो इसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। 120 पकड़ा, 100 पकड़ा था मैंने, इसलिए आपकी इसमें थोड़ी अलग आएगी, जो कि आपके बुक्स में दिया है वहां पे 0.112 है ना, इतनी दी गई है, वो भी नैनोमीटर में। ठीक है, तो अगला हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं, जो लेक्चर का नाम है आपके बुक्स के हिसाब से वेव पार्टिकल डुअलिटी मैटर्स, उसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले। तब तक बच्चों इसके आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कमेंट डालना है। अगला चैप्टर भी बहुत बढ़िया होने वाला, आप लोग शेयर करते रहना है, लाइक करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।